सर, आपने सरकार का पक्ष रख दिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने सरकार की बातें कही, लेकिन जो मेन मुद्दे सरकार के सामने किसान रख रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है कि कहीं किसान की ज़मीन पर सरकार कब्जा ना कर ले। उसके बाद में अगर ऑब्जेक्शन होता है तो आप सिर्फ एसडीएम तक जा सकते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते। एसडीएम सरकार के अंडर में रहता है, सरकार की बात ही कहेगा एसडीएम, तो किसान तो फिर कहीं का भी नहीं रहेगा। देखिए नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर कृषि बिल के खिलाफ किसानों का लगभग 70 दिनों से आंदोलन चल रहा है, जो कि अभी तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचता नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश चंद शर्मा ने किसानों के सवालों को लेकर अपना पक्ष रखा। इससे पूर्व में जेवर प्रेस ने भाकियू टिकैत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश चौहान से बातचीत की थी, जिन्होंने कृषि बिल को लेकर सवाल उठाए थे। आज उन सवालों को लेकर बीजेपी के किसान मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश चंद शर्मा से जेवर प्रेस ने बातचीत की। दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसान मोर्चा से प्रकाश चंद शर्मा जी हमारे साथ रहे। मैं उनसे जानना चाहूँगा, सर सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आज क्या कार्यक्रम रहा और कैसा रहा। देखिए, ओम प्रकाश जी तयाल एक बहुत प्रसिद्ध समाज सेवी रहे हैं इस जेवर इलाके के, और उनके अंतुष्टि का एक कार्यक्रम था, और उनके दोनों पोते प्रसून जी और हितेश जी दोनों मीडिया के वर्क में काफ़ी ज़्यादा सम्मानित हस्तियां हैं, और एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसी में अपने श्रद्धांजलि देने में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, और इसी संबंध में मेरा यहाँ आना हुआ है। जी, आप किसान मोर्चा देखते हैं और किसानों की समस्या को लेकर आज चारों तरफ धुंध मची हुई है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किसान बिल सही है गलत है। कुछ लोग उसकी तरफदारी करने के लिए आगे आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो कह रहे हैं कि अभी बिल को लागू होने दिया जाए। आप किसानों का पक्ष रखते हैं, कैसे देखेंगे इन बिलों को, क्या कहेंगे किसानों के लिए? देखिए, बहुत हास्यास्पद विषय है। देश विकास के दौर में बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, और कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसको आज तक सारी सरकारों ने 70 साल के इतिहास में, और उसके पहले अंग्रेजों ने भी, हमने देखा कि अंग्रेज के समय में गांधी जी ने नील क्रांति की और नील यात्रा उसके लिए लागू की, तो उसके बावजूद भी हमने आज तक किसानों का शोषण किया है, दोहन किया है, और उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं दिया गया है। ये एक पहली सरकार आई है जिसने बहुत सशक्त माध्यम से पूरा ड्यू डिलिजेंस करके, पूरा एक इस पर विवेचना करके इस कानून को लागू किया गया है। देश में आज 84% किसान बहुत छोटे किसान हैं, जिनको छोटी छोटी समस्याओं से गुजरना पड़ता था। एक देश है, एक कानून लागू होना चाहिए, तो उसके लिए किसानों को एक मौका दिया गया कि आज तक जो किसान, छोटे किसान जिनको बहुत दिक्कत होती थी, जिनका दोहन होता था, जो मंडी तक पहुंचते थे और सारी चीज़ें, उनके सारे पैसे, सारा सामर्थ्य, सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती थी। पहली बार एक ऐसा कानून के माध्यम से मोदी सरकार ने कोशिश की है कि जो मार्केट है उसको खेतों तक लाके दिया जाए। तो मार्केट अगर खेत तक आएंगे, किसानों तक आएंगे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलेगी, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। देश में कृषि क्षेत्र में मुश्किल से 5% इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जबकि डिमांड और सप्लाई का गैप देखें, आज देश बहुत बड़े माध्यम से इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हो गया है। सिर्फ गेहूं और चावल उत्पादन करना हमारा लक्ष्य नहीं है, कृषि में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, दलहन है, तिलहन है, बहुत बड़ी मात्रा में हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जिसमें वैल्यू एडिशन मिले, चूँकि मोदी सरकार प्रतिबद्ध है 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए, तो इसको हम कैसे लागू करें? तो एक समान विचारधारा लागू की गई है। जहां तक बात है कुछ भ्रम की, देखिए नया कानून है, देश में इस तरह का कानून पहले कभी लागू नहीं हुआ, और एक सरकार ने बहुत बोल्ड स्टेप लेके इसको लागू करने की कोशिश की है, तो कुछ कन्फ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन का माध्यम ये नहीं है कि आप उसके अपने माध्यम से अपने पर्सनल एजेंडे, अपनी राजनीतिक एजेंडों को आप पूरा करें और लोगों में भ्रम फैलाएं। और कोई भी किसान, हमारे यहाँ देश कृषि और ऋषि की परंपरा रही है, कोई भी हमारा किसान छोटा से छोटा हो, किसान का पुत्र हो, युवा किसान हो, वो समझता है इन चीज़ों को, और वो इसमें सरकार के साथ है, और सरकार खुले मन से कहीं भी कोई दिक्कत है उसको समझने के लिए, उसको लागू करने के लिए, उसको समायोजित करने के लिए चालू है। पिछले 6 सालों में हमने देखा है कि चाहे आज खाद की उपलब्धता का इशू आता था, खाद नहीं मिलती थी, ब्लैक मार्केट होती थी, नीम कोटिंग के माध्यम से हमने कितना बड़ा उसमें क्रांतिकारी लाभ किया है, बहुत आसान तरीके से मिल रही है। आप मीडिया कर्मी हैं, आपको पता है कहीं कोई लाइन दिखाई नहीं दे रही है पिछले 6 सालों से। उसके बाद हम बीज की उपलब्धता की बात करें, हम पानी की उपलब्धता की बात करें, आज बिजली खेत खेत तक बिजली सरकार ने पहुंचाने की कोशिश की है। आज सड़कें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से खेत खेत तक सड़कों को पहुंचाने का काम किया है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप हो रहा है? आज देश का युवा कृषि
चीज़ से कट रहा है, वो एक शिक्षा हासिल कर रहा है बट उसको उसका सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा। तो सर, आपने सरकार का पक्ष रख दिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने सरकार की बातें कही, लेकिन जो मेन मुद्दे सरकार के सामने किसान रख रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है कि कहीं किसान की ज़मीन पर सरकार कब्जा ना कर ले। उसके बाद में अगर ऑब्जेक्शन होता है तो आप सिर्फ एसडीएम तक जा सकते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते। एसडीएम सरकार के अंडर में रहता है, सरकार की बात ही कहेगा एसडीएम, तो किसान तो फिर कहीं का भी नहीं रहेगा। देखिए, ये जो बातें उठ रही हैं, मुझे लगता है जो भी ये बातें उठा रहे हैं, क्या तो उनका कोई अपना प्रायोजित एजेंडा है या उन्होंने पूरा कानून नहीं पढ़ा है। एसडीएम सरकार के अधीन होता है और हमारे माननीय कृषि मंत्री भी कह चुके हैं, एसडीएम के अधीन जो भी एक व्यवस्था है, जो भी विवाद है, अव्वल हम मानते हैं किसान कोई गलत काम नहीं करता। अगर बाई द वे कोई विवाद उत्पन्न होता है तो एसडीएम चूंकि सरकार के अधीन आता है और इस कानून में प्रावधान दिया गया था कि 60 दिन के अंदर एसडीएम को सुलटेवाला करके देना पड़ेगा, और उसमें भी जहां खेत है उसके पास का जो नज़दीक का एसडीएम है उसी कोर्ट में आपको जाने की आज्ञा है। सपोज करें कि कोई कंपनी बंबई की है और आपके यहाँ जेवर में आके खेती का काम कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही है, तो ये मुद्दा नहीं है कि वो बंबई में आपके लिए केस रजिस्टर करे और आपको बंबई भागना दौड़ना पड़े। आपको जेवर ही जाना पड़ेगा, जेवर में कंपनी को आना पड़ेगा, और एसडीएम चूंकि सरकार के निहित है, सरकार की योजना के अंतर्गत आता है, तो उसमें 60 दिन के अंदर उसको सुलटीवाला करने का एक मौका दिया गया है। अब इसके बावजूद नहीं होता है तो भारत का संविधान आपको पूर्ण रूप से यह मौका देता है कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी मौके पे आप कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो यह कोई बाध्यता नहीं है। कानून को समझने को, पूरे रूप से समझने के लिए पूरा कानून पढ़ना पड़ेगा और इसके इंटेंशन को समझना पड़ेगा। देखिए, हम कोई 50वीं 60वीं सदी में नहीं जी रहे हैं, हम 21वीं सदी में हैं। ये 50 और 60 का दशक नहीं है कि जहां एक सामंती व्यवस्था लागू थी। आज हर सजग, हर युवा अपने हाथ में मोबाइल लेके घूमता है, वो अब रिपोर्टर भी है, वो अपने बारे में अपनी चीज़ों को रखता भी है, और सारी चीज़ें तकनीक के माध्यम से जोड़ के कोई भी चीज़ें हम छुपाने की स्थिति में नहीं है। तो ये भ्रम हमें निकालना पड़ेगा, इस भ्रम से आगे बढ़ना पड़ेगा। भ्रम के माध्यम से अगर हम किसी बिल का विरोध करते हैं तो ये हमारा सोचना गलत है। इसके अलावा एक जो फसल को स्टोर करने को लेकर समस्या है कि अब कोई भी स्टोर कर सकता है, या तो किसान खुद अपने यहाँ स्टोर करके रखे। अब किसान ये कह रहा है जी हमारे यहाँ तो जगह नहीं है स्टोर करने की, हम फसल को कहाँ रखेंगे। अब ये जो चीज़ें हैं किस तरह से कहेंगे? चंचल जी, सोचने वाली बात है कि जब मार्केट खेत तक आएंगे तो एक खेत के छोटे हिस्से में आपके यहाँ वो वेयर हाउस भी डेवलप करेंगे, कोल्ड स्टोर भी डेवलप करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कई आइटम पेरिसेबल आइटम्स होते हैं जो स्टोरेज भंडारण क्षमता नहीं होने के कारण खराब हो जाते हैं। अब आपके क्षेत्र में आलू का उत्पादन है, अब पेप्सी उसी आलू को 30 रुपये किलो ले रहा है और आप 5 रुपये में बेचने को मजबूर है। तो अगर आप उसको अपने यहाँ भंडारण की व्यवस्था बनाते हैं तो समय पर आपको सही कीमत मिलने की गारंटी मिलती है। और जैसा मैंने पहले कहा कि आपके यहाँ पूरे देश में अगर बात करें एवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि में 5% है, तो सप्लाई और डिमांड को अगर हमें मैच करना है तो भंडारण करने में हमें डाउट नहीं होना चाहिए। बल्कि हमारे पास भंडारण अगर है तो ये हम मान के चलें कि भंडारण सिर्फ एक जगह नहीं होगा, पूरी जगह होगा। तो लोकल इकोनॉमी में आप सपोर्ट करेंगे, आप मतलब एक प्राइस आपका मैनेज्ड होगा, और जो उत्पादक है, जो एक्चुअल किसान है, जो अपना खून पसीना मट्टी को देता है, जो अपने श्रम परिश्रम से इस खेती में फसल को उपजाता है, उसको सही कीमत पहुंचाने का सरकार का मेन जज्बा है। और इस कानून के माध्यम से आप निश्चिंत रहें कि यह मैक्सिमम पैसा जो दलालों के बीच में जाता था कैश डायरेक्ट ट्रांसफर के माध्यम से, एफपीओ के माध्यम से, या सीधा पैसा जो एक्चुअल प्रोड्यूसर हैं, जो एक्चुअल खेती करते हैं, जो फसल का उत्पादन करते हैं, उसको इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इस कानून में इसके प्रावधान को रखा गया है। सर, आखिरी सवाल, एमएसपी पर लिखित जो किसान चाह रहे हैं कि हमें लिखित में चाहिए सरकार से कि एमएसपी रेट सेट होगा, वो क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? देखिए, आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति के उद्घोषण के जवाब में राज्यसभा में बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है। देखिए, देश में एक लोकतांत्रिक परंपरा लागू है और हम पंचों की व्यवस्था से जाने जाते हैं, पंचायत की बात मानते आ रहे हैं। आज देश की सर्वोच्च पंचायत लोकसभा है, संसद है। संसद के पटल में चुना हुआ प्रधानमंत्री, जनप्रतिनिधि, जो आपके हमारे वोट के माध्यम से एक जनतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुना गया हो, वो जोर दो के कह रहा है आपको कि एमएसपी लागू थी, लागू है और आगे लागू रहेगी। एक विषय, तो इसके बाद कोई डाउट करने का विषय नहीं है। दूसरी बात, अभी तक अगर हम डेटा की बात करें, हम देखें डेटा की 2010 से लेके 2014 के बीच में, 2014 से लेके 2019 के बीच में, और 2019 से 2021 के बीच के कालखंडों को अगर आप आकलन करें तो आप देखेंगे ना सिर्फ सरकार ने एमएसपी में बढ़ोतरी की है, बल्कि उसके द्वारा जो आज तक प्रोक्योरमेंट हो रहा था उसको बढ़ाने का काम किया है। तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, सिर्फ कानून की मांग करना आज तक का नियम रहा है। देश
1962 के बाद जब हरित क्रांति आई, एक समय था देश में कि जब हम अनाज इंपोर्ट करते थे और इंपोर्ट करके हम लोगों को खिलाते थे। हरित क्रांति के माध्यम से उसमें हमने काफ़ी डेवलपमेंट किया और सरकार ने इंश्योर किया कि हम एमएसपी के द्वारा इस चीज़ को लागू करें, लोगों को फसलों का कीमत दें। अब कीमत धीरे धीरे बढ़ रही है। देखिए, हर क्षेत्र में हमने लोगों को मुक्त किया है। किसान क्या मजबूरी है, जो सो कॉल्ड किसान संगठन है, किसान नेता है, किसान को बांध के रखना चाहते हैं, वो उसको फ्रीडम नहीं देना चाहते। आज आपका चैनल है, आप अपने चैनल के माध्यम से मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। आपको ये स्वतंत्रता पहले नहीं थी, पहले गिने चुने 4-5 चैनल थे। आज आप अपने आप के मालिक हैं। तो ये मालिकाना हक हमने हर सेक्टर में हर लोगों को दिया है। क्या कारण है कि हम किसानों को नहीं देना चाहते? क्या कारण है कि किसानों को हम आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहते? किसान सिर्फ अनाज उगाने के लिए नहीं है, गेहूं और चावल और गन्ना उगाने के लिए नहीं है, अन्य चीज़ें हैं जिसमें उसका लाभ ज़्यादा है। आज गेहूं है। कई हमारे युवा मित्र हैं जो अपने शिक्षा के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से उन्होंने देखा है कि दुनिया में डिमांड क्या है, वो अलग तरह के गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। वो एक फोर्टिफाइड गेहूं, काले गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। जो गेहूं आप 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये में बेचने की कोशिश करते हैं, वो गेहूं वो 400 रुपये में बेच रहे हैं। तो हम क्यों एमएसपी पे रुकना चाहते हैं? हम क्यों नहीं चाहते कि वैल्यू एडिशन करके हम अपने आप को मजबूत करें, संगठित करें, सुसंगठित करें? जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिन्होंने किसानों के लागू हुए बिलों को लेकर बड़ी बेबाकी से सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। मैं नीतीश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।